स्वागत है आपका 8CG में। मेरा नाम है आशुतोष चंद्रा और आज शुरू करते हैं हम आज का क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट है और ये इसके ऑप्शंस हैं। क्लोज टेस्ट को शुरू करने से पहले हमें क्लोज टेस्ट को एक कर्सरी निगाह से, एक कर्सरी ग्लांस देकर पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि आसानी होती है शब्दों का चयन करने में या ऑप्शंस को फिल करने में। अ गुड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ट्राइबल। भारत की जनसंख्या के अच्छा खासा हिस्सा ट्राइबल है, अर्थात जनजातीय है। द ट्राइबल्स लिव इन द हिल्स। ट्राइबल जो होते हैं वो रहते हैं हिल्स एंड फॉरेस्ट में ऑफ द कंट्री, देश के पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं। एंड हैव बीन लिटिल डैश बाय द डैश करेंट्स ऑफ द प्लेन्स। सेंटेंस यहाँ पर आकर के खत्म होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं हैव बीन है। हैव बीन के बाद या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है या वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अगर ऑप्शन में वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब के थर्ड फॉर्म के अलावा वर्ब की कोई और फॉर्म है तो हम उसे एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में सारे के सारे वर्ब के थर्ड फॉर्म ही हैं। इस आधार पर हम किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है हैव बीन के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होता है कि वाक्य जो है पैसिव वॉइस में है। और अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, इसका मतलब होता है वाक्य एक्टिव वॉइस में है। यहाँ पर वाक्य पैसिव वॉइस में है, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन हमारे पास वर्ब के थर्ड फॉर्म के ही हैं और इन्हीं में से हमें सेलेक्ट करना है। हैव बीन लिटिल डैश बाय। लिटिल मतलब ना के बराबर, बहुत ही कम। अगर मीनिंग के साथ जोड़ें तो लिटिल अफेक्टेड मतलब बहुत ही कम प्रभावित हुए हैं। डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब होता है अस्थायी निवासी, मूल निवासी। जो परमानेंट रेजिडेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है डोमिसाइल। तो यहाँ पर ये शब्द अर्थपूर्ण नहीं है, ये मीनिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि ट्राइबल्स लिव इन द हिल्स एंड फॉरेस्ट एंड दे हैव बीन लिटिल डोमिसाइल्ड बाय समवन। तो ये अर्थ नहीं दे रहा है, क्योंकि डोमिसाइल ऑलरेडी वो वहाँ रह रहे हैं फॉरेस्ट में और हिल में, ये वाक्य क्लियर कह रहा है, तो वहाँ के डोमिसाइल तो वो हैं ही। ये मीनिंग नहीं दे रहा है, यहाँ पर संदर्भ में फिट नहीं बैठ रहा है। संदर्भ में तो फिट बैठ रहा है, लेकिन अप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं दे रहा है। दे हैव बीन लिटिल अफेक्टेड, ये हो सकता है, ये हम कंसिडर करेंगे। दे हैव बीन लिटिल मोटिवेटेड, ये भी हो सकता है, इसे भी कंसिडर करेंगे। दे हैव बीन लिटिल डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड की समस्या यह है कि डिप्राइव्ड शब्द जब भी इस्तेमाल होता है, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित। अगर हिंदी की बात करें, में इसके अर्थ की बात करें वंचित, तो डिप्राइव्ड के बाद जब भी प्रीपोजिशन आता है वो ऑफ का प्रयोग होता है। और यहाँ ऑलरेडी डिप्राइव के बाद हम देख रहे हैं प्रीपोजिशन बाय का यूज किया गया है, तो डिप्राइव शब्द भी हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। फेवर्ड आ सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अफेक्टेड, डोमिसाइल्ड रूल आउट हो चुका है, डिप्राइव्ड रूल आउट हो चुका है, मोटिवेटेड और फेवर्ड। तो दे हैव बीन लिटिल अफेक्टेड बाय मतलब बहुत ही कम प्रभावित हुए हैं, बहुत ही कम प्रोत्साहित हुए हैं, या बहुत ही कम फेवर्ड हुए हैं, या उनके पक्ष में फेवर में कुछ किया गया है या बोला गया है। दे हैव बीन लिटिल फेवर्ड बाय, अफेक्टेड बाय और मोटिवेटेड बाय द डैश करेंट्स ऑफ। करेंट्स का मतलब होता है प्रवाह या धारा। ऑप्शन जो हमारे पास में है, फाइनेंशियल करेंट हो सकता है, वित्तीय प्रवाह या वित्तीय धारा बिल्कुल हो सकता है। प्राउड करेंट्स ऑफ प्लेन्स, प्लेन्स ये ज्योग्राफिकल फीचर है इंडिया का। भारत को कई ज्योग्राफिकल हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें प्लेन्स भी एक है, जिसको मैदानी इलाका कहते हैं। प्राउड करेंट्स ऑफ प्लेन्स, ये फिट नहीं बैठ रहा है मीनिंग में। प्राउड करेंट्स हम नहीं यूज करते हैं। प्राउड मतलब होता है गौरव या अहंकार। पॉजिटिवली बात करें तो प्राउड का मतलब गर्व होता है, नेगेटिवली बात करें तो प्राउड का मतलब अहंकार भी होता है, जिसको ईगो कहते हैं। बाय द प्राउड करेंट्स ऑफ प्लेन्स, बाय द कल्चरल करेंट, कल्चरल करेंट हो सकता है, द सांस्कृतिक प्रवाह, ये हम यूज करते हैं। अनरूली, अनरूली एक एडजेक्टिव है और का मतलब होता है जो नियंत्रण से बाहर हो, जो रूल को नहीं मानता है, दैट इज कॉल्ड अनरूली करेंट। अनरूली, अनरूली करेंट्स ऑफ प्लेन्स, दे हैव बीन लिटिल affected or motivated or favored by the unruly currents of plains। ये मीनिंगलेस है, अनरूली करंट कहना ही अप्रोप्रिएट नहीं है अपने आप में।
एंड स्विफ्ट मतलब जो तेज हो, जो फास्ट हो, स्विफ्ट करेंट्स। अब इन दोनों में से चयन करके, इन दोनों शब्दों में सेलेक्ट, इस दोनों ऑप्शन में सेलेक्ट करके हमें इसे फिल करना है। तो गुड परसेंटेज पॉपुलेशन का जो एक अच्छा खासा हिस्सा है ट्राइबल है, और ट्राइबल जो है हिल और पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं, और वो लोग बहुत ही कम प्रभावित हुए हैं या मोटिवेट हुए हैं या फेवर्ड हुए हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो अगर वाक्य को पढ़ें आगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के आधार पर डिवीजन किया गया है। वो हिल और फॉरेस्ट में रहते हैं, और वो प्लेन से बहुत ही कम प्रभावित हैं, या प्लेन से बहुत ही कम मोटिवेटेड हैं या फेवर्ड हैं। इन इसकी तुलना की गई है। वो हिल में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, और वो बहुत ही कम या तो प्रभावित है या मोटिवेटेड है या फेवर्ड है। तो दे आर लेस, लिटिल मोटिवेटेड भी हो सकता था और लिटिल फेवर्ड भी हो सकता था। ग्रामेटिकली तो ये फिट बैठ रहा है, ग्रामेटिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये मीनिंग के हिसाब से अप्रोप्रिएट नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ग्रामेटिकली शब्द कोई फिट बैठ रहा हो तो वो सही ही हो, क्योंकि मीनिंग भी देना जरूरी है, और मीनिंग ही देना जरूरी है मुख्यतः अगर हम बात करें तो। दे हैव बीन लिटिल मोटिवेटेड एंड फेवर्ड, ग्रामेटिकली सही है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट नहीं है अर्थ के हिसाब से, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दे हैव बीन लिटिल अफेक्टेड मतलब वो बहुत ही कम प्रभावित हुए हैं। फायदे किसके द्वारा? फाइनेंशियल करेंट्स। फाइनेंशियल करंट्स का इस्तेमाल हम बहुत ही कम करते हैं, अगर करना हो तो फाइनेंशियल फ्लो बोलते हैं, फाइनेंशियल करंट का इस्तेमाल नहीं होता है अगर करना भी हो तो। और यहाँ दूसरी बात की, अगर पैसेज को पढ़ेंगे अगर सॉल्व करने से पहले, तो यहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि फाइनेंशियल इशू है ही नहीं, यहाँ फाइनेंस की कोई बात ही नहीं हो रही है। ये बात हो रही है ट्रैवल्स के लिविंग लाइफ्स की, उनके लिविंग स्टैंडर्ड की, और उनके उनके वे ऑफ लाइफ की। उस हिसाब से फाइनेंशियल अप्रोप्रिएट नहीं बैठता है यहाँ पर, फिट नहीं बैठता है। हालांकि ये ग्रामेटिकली फिट तो है, लेकिन ये और मीनिंग भी दे रहा है कुछ हद तक, लेकिन फिट इसलिए ये सुटेबल नहीं है। फिट है लेकिन सुटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो संदर्भ है, जो जो परिप्रेक्ष्य है, उसके हिसाब से ये फाइनेंशियल यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है। क्योंकि अगर फाइनेंस या आर्थिक गतिविधियों की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर जो उसकी बात हो रही है वो है कल्चरल। और इस स्विफ्ट करेंट्स भी यहाँ पर मीनिंगलेस है। स्विफ्ट मतलब होता तीव्र, बहुत ही जल्दी, क्विक। यहाँ अफेक्टेड होगा, और यहाँ होगा कल्चरल करेंट्स मतलब सांस्कृतिक प्रवाह से बहुत ही कम, जो मैदानी इलाके हैं उसके सांस्कृतिक प्रवाह से वो बहुत ही कम प्रभावित हुए हैं। प्रैक्टिकली ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव देयर ट्राइबल पॉपुलेशन। भारत की सारे राज्यों की अपनी अपनी जनजातीय जनसंख्या है। द ट्राइब्स आर न्यूमरस, और जनजाति कई हैं, उनकी संख्या जो है कई है। कंप्यूटेड टू बी अबाउट 200, जिनकी गणना अगर की जाए तो वो लगभग 200 हैं। सम लिविंग इन डैश रीजन ऑफ डेंस फॉरेस्ट्स एंड अदर्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ विलेजेज। कुछ जो रहते हैं इन द डैश रीजन ऑफ डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों के डैश रीजन्स में। किस तरह के रीजन हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है? कंफर्टेबल रीजन, मार्सी रीजन और वाइल्ड। वाइल्ड मतलब होता है जंगली। ऑलरेडी डेंस फॉरेस्ट में रह रहे हैं, घने जंगलों में, तो फिर ये वाइल्ड का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे कि यहाँ पर डोमिसाइल्ड का मतलब नहीं था, उसी तरह से यहाँ पर वाइल्ड का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेंस फॉरेस्ट में रह रहे हैं। कंफर्टेबल रीजन इन डेंस फॉरेस्ट, कंफर्टेबल रीजन, मार्सी रीजन, अनपॉपुलेटेड एंड इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटेबल मतलब होता है जो हॉस्पिटेबल मतलब होता है सत्कारशील, या हॉस्पिटैलिटी का मतलब सत्कार होता है, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है सत्कार। इनहॉस्पिटेबल मतलब सत्कार योग्य कह सकते हैं, इनहॉस्पिटेबल। नहीं, नेगेटिव शब्द है। तो दे सम लिव इन इनहॉस्पिटेबल रीजन्स ऑफ डेंस फॉरेस्ट और अनपॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ डेंस फॉरेस्ट। अगर यहाँ पर हम बात करना चाहें कि कौन सा शब्द अप्रोप्रिएट होगा, कंफर्टेबल रीजन ऑफ इन डेंस फॉरेस्ट, तो यहाँ पर जो शब्द हैं, या तो कंफर्टेबल हो या इनहॉस्पिटेबल हो, इसका संबंध भौतिक अवस्था से है, फिजिकल स्टेट से है। दीज आर द फिजिकल स्टेट्स।
but the author is particularly talking about the geographical condition, geographical changes. मार्सी का मतलब होता है दलदल, दलदली एक एडजेक्टिव है, मार्सलैंड होता है और मार्सी एडजेक्टिव है, इसके बाद एक नाउन का होना जरूरी है और यहाँ पर वो नाउन रीजन है। तो अगर हम बात करें तो कंफर्टेबल हो चाहे इनहॉस्पिटेबल हो, ये दोनों ही शब्द का संबंध भौतिक अवस्था से है, फिजिकल फीचर से है। लेकिन जो यहाँ पर बात हो रही है वो बात हो रही है जियोग्राफिकल फीचर्स की। जैसे वो हिल्स में रहते हैं, प्लेन से अलग रहते हैं, प्लेन से कम अफेक्टेड हैं। तो ज्योग्राफिकल की बात करें यहाँ पर, ज्योग्राफिकल के फीचर के हिसाब से मार्सी शब्द अप्रोप्रिएट है। कोई कंफर्टेबल का, इनहॉस्पिटेबल का ज्योग्राफिकल फीचर से कोई लेना देना नहीं है। अनपॉपुलेटेड, जहाँ पर जनसंख्या नहीं है, अनपॉपुलेटेड रीजन, अनपॉपुलेटेड रीजन डेंस फॉरेस्ट के अनपॉपुलेटेड रीजन में होता है। अनपॉपुलेटेड शब्द भी अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पर, हालांकि मीनिंग तो दे रहा है लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अप्रोप्रिएट शब्द नहीं है। जो यहाँ पर एकमात्र शब्द हमारे पास बचता है वो है मार्सी, अर्थात दलदली क्षेत्र में, डेंस फॉरेस्ट के घने जंगलों के दलदली क्षेत्र में रहते हैं। नेक्स्ट इज एंड अदर्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ विलेज, सम ट्राइब्स आर डैश टू ए फ्यू सोल्स। सोल्स का मतलब होता है पर्सन, यहाँ पर सोल्स के कई मतलब होते हैं लेकिन यहाँ जो इस वाक्य में जो मतलब है वो है पर्सन, व्यक्ति। सम ट्राइब्स आर डिवोटेड टू, डिवोटेड मतलब समर्पित होना, कन्फाइंड मतलब लिमिटेड होना, सीमित होना, ससेप्टिबल, ससेप्टिबल मतलब होता है जो इजीली, अति संवेदनशील, जो कि आसानी से प्रभावित हो सके, दैट इज कॉल्ड ससेप्टिबल। रिलेटेड संबंधित, और अटैच्ड मतलब जुड़ा हुआ होना। सम ट्राइब्स आर डिवोटेड टू फ्यू सोल्स, कुछ लोगों तक समर्पित हैं, कुछ लोगों तक सीमित हैं, कुछ लोगों तक अति संवेदनशील या कोमल है जो कि मीनिंगलेस है, कुछ लोगों तक संबंधित हैं, कुछ लोगों से संबंधित हैं हो सकता है, लेकिन यहाँ जो कहना चाह रहा है कि सम ट्राइब्स आर डैश टू फ्यू सोल्स, मतलब उस ट्राइब्स में लोगों की संख्या बहुत ही कम होती है, उंगली पर गिनने लायक लोगों की संख्या ही उस ट्राइब्स में है। बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं जिसमें कि गिने चुने लोग ही हैं, और ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं इंडिया में जिसमें जिसको कि स्पेशल कैटेगरी मिली हुई है, सरकार ने उसे संरक्षण दिया हुआ है क्योंकि उसकी संख्या बहुत ही कम है और उसे बचाना जरूरी है। तो इतनी कम संख्या है जिसको कि आप गिने चुने लोग कह सकते हैं, 2 4 5 10 20 इस संख्या वाले ट्राइब्स भी हैं। तो डिवोटेड टू अ फ्यू सोल्स, कुछ लोगों तक समर्पित हैं, मीनिंग नहीं दे रहा है। कुछ लोगों तक सीमित है, कन्फाइंड है, कन्फाइंड मतलब लिमिटेड, सीमित होना, ये मीनिंग दे रहा है कि कुछ ट्राइब्स जो हैं वो कन्फाइंड है, कुछ मतलब जिनकी संख्या लिमिटेड है, कुछ लोगों तक कन्फाइंड है। कन्फाइंड मतलब होता है लिमिट होना, और इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म है दे आर कन्फाइंड टू अ फ्यू सोल्स। रिलेटेड मीनिंगलेस है, अर्थपूर्ण नहीं है। अटैच्ड ये भी नहीं होगा। वाइल अदर्स लाइक संथाल्स रन इनटू मिलियंस एंड आर स्टीडली डैश इन नंबर्स, यहाँ जो वाइल शब्द है जो कि दो इस तरह के सेंटेंस को जोड़ता है जो सेंटेंस आपस में कॉन्ट्रास्ट वाले होते हैं, जो अपोजिट मीनिंग देते हैं या कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंस होते हैं। सम ट्राइब्स आर डैश टू ए फ्यू सोल्स, कुछ ट्राइब्स जो हैं जो लिमिट है, जिनकी संख्या जो सीमित हैं, कुछ लोगों तक सीमित हैं, जिनके कुनबे में बहुत ही कम लोग हैं, जबकि दूसरे जो हैं जैसे कि संथाल रन इनटू मिलियंस, उनकी संख्या मिलियंस में है, एंड आर स्टिडली, और चूंकि यहाँ पर बात नेगेटिव बात की गई थी कि वो उसमें संख्या बहुत ही कम है, जबकि दूसरे जो हैं, अब सेंटेंस का डायरेक्शन चेंज हो गया है, मिलियंस में है और वो तेज़ी से, स्टिडली मतलब सतत रूप से, निरंतर रूप से तो बढ़ भी रहे हैं इन नंबर्स। जो पहला वर्ड हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है वो है बढ़ना, इंक्रीज होना, क्योंकि कुछ ट्राइब्स जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम है संख्या में, जबकि दूसरे, यहाँ सेंटेंस यू टर्न लिया है इस वाइल की वजह से, जिसकी संख्या मिलियन में है और वो धीरे धीरे बढ़ रही है या घट रही है, ऐसा ही कुछ होना है।
तो स्टेडली कांस्टेंट नहीं हो सकता है। अगर सतत रूप से है, इसके साथ है, हम जब भी प्रोग्रेसिव वर्ड का यूज करते हैं तो कांस्टेंट शब्द यहाँ नहीं होगा। स्टेडली डिटोरिएटिंग नंबर नहीं, इस वाइल की वजह से एक यहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में आया है, तो डिटोरिएटेड मतलब खराब होना नहीं, डिटोरिएट मतलब होता है खराब होना, कांस्टेंट मतलब स्थिर, ये शब्द भी नहीं होगा। स्टेडली डेवलपिंग इन नंबर हो सकता है, इंक्रीजिंग इन नंबर हो सकता है, डिक्रीजिंग फिर ये निगेटिव वर्ड है, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जो वर्ड सेंटेंस का टोन है और डायरेक्शन है पॉजिटिव है। तो जो हमारे पास शब्द है डेवलपिंग या इंक्रीजिंग, इन दोनों में अगर सेलेक्ट करना हो तो नंबर के सेंस में हम डेवलपिंग यूज नहीं करते हैं, बल्कि इंक्रीजिंग का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड सम ऑफ देम वेयर नोन एज क्रिमिनल ट्राइब्स। ब्रिटिश पीरियड के दौरान, अंग्रेजी शासन के दौरान, अंग्रेजों के राज के दौरान, सम ऑफ देम उनमें से कुछ, वेयर नोन एज क्रिमिनल ट्राइब्स, उनमें से कुछ को क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में जाना जाता था। फॉर दे शो, क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में क्यों जाता था, क्योंकि वो प्रदर्शित करते थे, दे शोड डैश रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियन पिनल कोड, जो उस वक्त की जो भारतीय दंड संहिता थी या उस वक्त का जो संविधान था उसके प्रति वो रिस्पेक्ट, अब यहाँ पर जो शब्द आएगा, या तो कम शो करते थे या रिस्पेक्ट नहीं प्रदर्शित करते थे, जिसकी वजह से उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था। अगर ऑप्शन के थ्रू जाएं तो यहाँ पर ऑप्शन में जाने से पहले हमारे पास एक शब्द दिमाग में स्ट्राइक किया कि या तो बहुत ही कम रिस्पेक्ट दिखाते थे या रिस्पेक्ट नहीं दिखाते, जिसकी वजह से उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था। एबंडेंट मतलब पर्याप्त, ये शब्द अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पर्याप्त रिस्पेक्ट अगर शो करते तो फिर उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स नहीं कहा जाता। जेन्युइन रिस्पेक्ट ये भी नहीं होगा, यहाँ कोई नेगेटिव वर्ड आएगा। सुपरफिशियल सतही रिस्पेक्ट, सुपरफिशियल रिस्पेक्ट हो सकता है। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, वेरी वेरी मच कह सकते हैं। एग्जॉर्बिटेंट मतलब हद से ज़्यादा, आउट ऑफ लिमिट, तो ये भी नहीं होगा एग्जॉर्बिटेंट। और टोट एग्जॉर्बिटेंट नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ये शब्द भी, इसे भी हम रूल आउट करते हैं। स्केंट मतलब होता है अल्प, न्यून, कम या ना के बराबर। दे शोड स्केंट रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियन पिनल कोड, तो इंडियन पिनल कोड के लिए बहुत ही कम रिस्पेक्ट, जो भारतीय दंड संहिता थी उसके लिए बहुत ही कम रिस्पेक्ट, सम्मान दिखाते थे, इसलिए उन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था। ये अप्रोप्रिएट आंसर है हमारे लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस दे हैव बीन नेम्ड शेड्यूल ट्राइब्स, स्वतंत्रता के बाद उन्हें शेड्यूल ट्राइब्स नाम दिया गया। अंडर मॉडर्न कंडीशंस, आधुनिक अवस्था में, कंडीशन में, आइसोलेशन मतलब तो अलग थलग, बहुत ही कॉमन वर्ड है। आइसोलेशन मतलब अलग थलग, या तो समाज से या परिवार से या लोगों से कहीं भी अलग थलग पड़ जाना, इसको आइसोलेशन कहा जाता है। अंडर मॉडर्न कंडीशंस आइसोलेशन, हालांकि हाउएवर हैज़ बिकम डैश एंड द हिल ट्राइब्स आर गेटिंग डैश। मॉडर्न कंडीशन, आधुनिक जीवन शैली की बात करें, आधुनिक अवस्था की बात करें, तो आइसोलेशन हैज़ बिकम, आइसोलेशन के बाद हम यहाँ से पढ़ेंगे हैज़ बिकम क्या हो चुका है, क्रूशियल, महत्वपूर्ण हो चुका है, एसेंशियल हो चुका है। आधुनिक जीवन शैली में आइसोलेशन क्या हो चुका है, क्रूशियल, महत्वपूर्ण हो चुका है, आवश्यक हो चुका है। क्रूशियल और नेसेसरी ये दोनों ही सेम डायरेक्शनल वर्ड्स हैं और दोनों ही लगभग सिमिलर वर्ड है और सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं। डिफ़िकल्ट बिल्कुल ही अपोजिट, अलग वर्ड है, अपोजिट तो नहीं लेकिन अलग वर्ड है। कन्वीनियंट सुविधाजनक। इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसके बिना, अपरिहार्य जिसके बिना काम नहीं चल सके। अत्यावश्यक मतलब ये अगर कहें तो नेसेसरी और क्रूशियल का मोर इंटेंसिव फॉर्म है इंडिस्पेंसिबल, जिसके बिना काम ना चल सके। तो हाउएवर हैज बिकम, तो
अगर देखें कि मॉडर्न कंडीशन में, आधुनिक अवस्था में, आज के माहौल को देखते हुए आइसोलेशन क्या क्रूशियल हो गया? हम यहाँ कोविड सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रहे। जो पैसेज लिखा गया उसको कोविड से कोई लेना देना नहीं है। क्रूशियल हो चुका है, नेसेसरी हो चुका है, या डिफ़िकल्ट हो चुका है, या कन्वीनियंट हो चुका है? क्योंकि क्रूशियल और नेसेसरी दोनों एक ही मीनिंग दे रहे हैं, लगभग एक ही मीनिंग है। तो ऐसे शब्दों को जब दो बहुत ही सिमिलर वर्ड होते हैं तो उसके उसके आने के चांसेस कभी कभी कम हो जाते हैं। मॉडर्न कंडीशन में आइसोलेशन महत्वपूर्ण है, या ज़रूरी है, या डिफ़िकल्ट है, या सुविधाजनक है, या अपरिहार्य है? इस पर फैसला करने से पहले हम अगले शब्द को देखते हैं। एंड द हिल ट्राइब्स आर गेटिंग डैश। ये एंड जो है इस दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। मॉडर्न कंडीशन का संबंध यहाँ पर आधुनिक समाज से है, आधुनिक साइंटिफिक डेवलपमेंट से है। एंड जो मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट है, जो सोशल चेंजेज हैं, उससे है। तो आधुनिक समाज को देखते हुए आइसोलेशन जो है वो क्रूशियल नहीं है, वो नेसेसरी भी नहीं है, बल्कि वो डिफ़िकल्ट है। आवाजाही को देखते हुए जो आवागमन की सुविधा है, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, जो सूचना संचार है, उसे देखते हुए जो मॉडर्न कंडीशन है उसके हिसाब से, उसको देखते हुए आइसोलेशन आजकल डिफ़िकल्ट हो गया है। आइसोलेशन इन टर्म्स ऑफ कल्चरल आइसोलेशन, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो कल्चरल आइसोलेशन की बात की जा रही है। तो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं, कल्चरल आइसोलेशन इम्पॉसिबल है लगभग। तो क्रूशियल शब्द अप्रोप्रिएट नहीं है, नेसेसरी भी अप्रोप्रिएट नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है। आइसोलेशन कन्वीनियंट नहीं है, आइसोलेशन डिफ़िकल्ट है। बिकॉज यू हैव एक्सेस टू मोबाइल फ़ोन वेयर यू कैन you have a lots of information about everything, so it's very difficult to be in isolation stage। बड़ा मुश्किल हो जाता है आइसोलेटेड रहना, कन्वीनियंट नहीं है। इंडिस्पेंसेबल मतलब आवश्यक है नहीं, बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है। एंड आर गेटिंग, चूँकि वो आइसोलेशन में रहना डिफ़िकल्ट है, तो हिल ट्राइब्स जो है वो भी क्या हो रहे हैं, जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, जो प्लेन का जो कल्चरल करंट है उससे प्रभावित हो रहे हैं और उससे जुड़ रहे हैं। दे आर गेटिंग डिमोरलाइज की बात करें तो डिमोरलाइज का मतलब होता है हतोत्साहित होना। ये किसी भी अर्थ में हतोत्साहित होने की बात नहीं हो रही है। दे आर गेटिंग वाइप्ड आउट मतलब सफाया होना, सफाया तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। एंटरटेन्ड मतलब मनोरंजित, वो लोग मनोरंजित हो रहे हैं। रिड्यूस्ड, दे आर गेटिंग रिड्यूस्ड कम हो रहे नहीं, दे आर गेटिंग सिविलाइज्ड, क्योंकि जो संदर्भ है पैराग्राफ का उसके हिसाब से कि मॉडर्न कंडीशन में आइसोलेशन में रहना, कि समाज के जो सोशल चेंजेज हैं उससे अलग थलग रहना संभव नहीं है, और जो वो डिफ़िकल्ट हो चुका है। इसलिए जो सोशल जो हिल ट्राइब्स हैं वो भी सिविलाइज्ड हो रहे हैं, सभ्य होते जा रहे हैं, यहाँ ये कहना चाह रहा है। टू द हिल्स, द कल्चरल ट्रैफिक इज टू वेज। जो कल्चरल ट्रैफिक है, जो सांस्कृतिक ट्रैफिक है, वो दो तरफा है, दो धारी है। इस तरीके से सोशल रिफॉर्मर्स आर टेकिंग सिविलाइजेशन टू द हिल्स। जो समाज सुधारक हैं वो सिविलाइजेशन को पहाड़ों में ले जा रहे हैं। एंड द ट्राइब्स, और जो जनजातीय हैं, डैश देयर ओल्ड ऑक्यूपेशंस ऑफ हंटिंग। ये दो तरफा किस तरीके से, इसको समझना है। कल्चरल ट्रैफिक दो तरफा किस तरीके से है। एक तो जो सोशल रिफॉर्मर्स, जो समाज सुधारक हैं, वो सिविलाइजेशन को पहाड़ों में ले जा रहे हैं। एक तो तरीका ये है कि सोशल रिफॉर्मर्स सिविलाइजेशन को लेकर पहाड़ों में जा रहे हैं, और जो दूसरे जो हैं, जो ट्राइब्स खुद भी हैं, वो भी कुछ चेंज कर रहे हैं। द ट्राइब्स डैश देयर ओल्ड ऑक्यूपेशंस, जो उनके पुराने ऑक्यूपेशंस हैं, पुराने पेशे हैं, पेशा जो रोजगार है, या तो उसे चेंज कर रहे हैं, या उसके साथ बने हुए हो सकते हैं, या उसे छोड़ सकते हैं। तीन ही पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन में आते हैं स्केपिंग, ट्राइब्स स्केपिंग देयर ओल्ड ऑक्यूपेशंस, अपने ओल्ड ऑक्यूपेशन को स्केप कर रहे हैं, ये वर्ड भी हो सकता है। ट्राइब्स विद देयर ओल्ड ऑक्यूपेशंस ऑफ हंटिंग एंड, नहीं, ये प्रीपोजिशन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वाक्य कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगर ये कहना चाहें कि वो अपने ओल्ड ऑक्यूपेशन के साथ बने हुए हैं, तो विथ प्रीपोजिशन का यूज़ तो हो सकता है, लेकिन वाक्य कंप्लीट नहीं हो रहा है। जैसे कि एंड ट्राइब्स आर विद देयर, अगर यहाँ आर होता, ARE, आर विथ देयर ओल्ड ऑक्यूपेशंस ऑफ हंटिंग, तो हम
कंसिडर कर सकते थे, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ प्रीपोजिशन यहाँ मीनिंग नहीं दे रहा है। इनहेंसिंग देयर ओल्ड ऑक्यूपेशंस, लिविंग देयर ओल्ड ऑक्यूपेशंस, काउंटिंग कंटिन्यूइंग देयर ओल्ड ऑक्यूपेशंस। क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है कि कल्चरल ट्रैफिक दो वे है, दो वे है, दो तरीके से कल्चरल ट्रैफिक यहाँ पर आ रहा है। एक तो सोशल रिफॉर्मर जो है सिविलाइजेशन लेकर के वहाँ पहुँच रहे हैं पहाड़ों में, और दूसरा जब चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पर बात चेंजिंग की हो रही है, तो चेंजिंग जब हो रहा है तो वो अपने ओल्ड ऑक्यूपेशन के साथ बने नहीं रह सकते हैं, बल्कि उनको ओल्ड ऑक्यूपेशन चेंज करना होगा, और चेंज करने की बात ही यहाँ पर हो रही होगी, तभी वहाँ पर कोई कल्चरल चेंज होगा। तो जो भी शब्द यहाँ पर उनको ओल्ड ऑक्यूपेशन में बने रहने के को दिखाता हो, उन ऑप्शन को हम रूल आउट कर देंगे। जैसे कि कंटिन्यूइंग नहीं आएगा, विथ भी नहीं आएगा, और इन्हेंसिंग शब्द भी नहीं आएगा। हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, स्केपिंग एंड लिविंग। स्केपिंग अप्रोप्रिएट नहीं है मीनिंग के हिसाब से, लिविंग अप्रोप्रिएट है, छोड़ रहे हैं। एंड द ट्राइब्स लिविंग देयर ओल्ड ऑक्यूपेशंस ऑफ हंटिंग, शिकार के अपने पुराने पेशे को छोड़ रहे हैं। एंड डैश फार्मिंग, दो चीज़ों को छोड़ रहे हैं, एक तो ओल्ड ऑक्यूपेशन, एक तो हंटिंग को, और दूसरा जो फार्मिंग का तरीका उनका है। अब किस तरह की फार्मिंग है वो ऑप्शन यहाँ पर क्लियर होगा। प्रोडक्टिव फार्मिंग, प्रिमिटिव फार्मिंग, प्रॉफिटेबल फार्मिंग, कल्टिवेबल फार्मिंग और साइंटिफिक फार्मिंग। देयर ओल्ड ऑक्यूपेशंस ऑफ हंटिंग एंड प्रोडक्टिव फार्मिंग। यहाँ पर फार्मिंग के प्रोडक्टिव की बात नहीं हो रही है, और चूंकि वो प्रोडक्टिव मतलब होता उत्पादक, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, या कह सकते हैं पुरातन, जो ओल्ड मेथड है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड जो सबसे पहले हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा वो प्रिमिटिव ही होगा, क्योंकि प्रिमिटिव्स, क्योंकि ट्राइब्स हैं वो बहुत ही पुराने तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो फार्मिंग का प्रिमिटिव मेथड ही वहाँ पर अप्रोप्रिएट शब्द होगा। प्रॉफिटेबल फार्मिंग, यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी का कहीं चर्चा नहीं है, कहीं भी संदर्भ से पड़े वाक्य शब्द है। कल्टिवेबल फार्मिंग नहीं, कल्टिवेबल मतलब वो तो उपजाने योग्य, बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं है। साइंटिफिक फार्मिंग, तो वो साइंटिफिक फार्मिंग कर ही नहीं रहे तो उसको लीव कैसे करेंगे। तो जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है प्रिमिटिव, मतलब पुरातन, अपने पुराने फार्मिंग के जो तरीके हैं वो उसे भी छोड़ रहे हैं, और जो ऑक्यूपेशन है उनका हंटिंग का वो उसे भी छोड़ रहे हैं। आर सेटलिंग इन विलेजेज, और विलेज में, गांव में सेटल हो रहे हैं। टाउन्स एंड सिटीज, टाउन्स और सिटीज में सेटल हो रहे हैं एज लेबरर्स, मजदूर, और इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक वर्कर के तौर पर। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।